हाँ, आज का हमारा टॉपिक है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति। जब हम किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या किसी कण को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब उसकी गति की समीकरण क्या होती है वो पढ़ेंगे आज अपन। और इससे लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति होती है तब उसकी गति की समीकरण क्या होती है। तो देखिए, ऊर्ध्वाधर जब नीचे की तरफ गति होती है तो कण नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका जो त्वरण है एक्स डबल डॉट, उसको एम से गुणा करके अपन उसका बल लिख लेते हैं। ठीक है, उसमें कितना फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स होता है ये दो बलों का परिणाम होता है। एक बल तो जो इसे नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण के द्वारा मिल रहा है, ठीक है, और एक प्रतिरोधी बल मिल रहा है। तो वैसे ही आज देखिए, अगर एक कण ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, मान लीजिए हमारे पास एक कण m है, उसका द्रव्यमान m है और इसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। अब दोनों गति की समीकरण दिखने में एक जैसी है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो आप समझ लीजिए कि कैसे लिखा जाता है। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको समझ लीजिए तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसका जो त्वरण है वो एक्स डबल डॉट मान लेते हैं, त्वरण को अपन m से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बल बन जाता है। अब ये बल दो चीज़ों का परिणाम है, एक तो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, उसको तो अपन F लिख देते हैं एक बार, और एक प्रतिरोध जिसको अपन R लिख देते हैं। अब अगर गति नीचे की तरफ हो रही है दोनों के अंदर, यानी नीचे की तरफ हो या चाहे गति ऊपर की तरफ हो, आपको ये वाली चीज़ लिखनी है। उसके बाद प्लस माइनस लगाने हैं इनमें। तो वो देखिए कैसे लगाने हैं। अगर गति नीचे की तरफ हो रही है तो इस गति को जो ये गुरुत्वाकर्षण है ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाता। लेकिन जब गति ऊपर की तरफ हो रही हो तो इस गति को ये जो गुरुत्वाकर्षण है रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। और अब प्रतिरोध की बात करते हैं। प्रतिरोध हमेशा गति की विपरीत दिशा में ही होगा। अगर गति नीचे की तरफ हो रही है तो प्रतिरोध ऊपर की तरफ विरोध करेगा उसका, और अगर गति ऊपर की तरफ हो रही है तो प्रतिरोध नीचे की तरफ, मतलब सामने मिलेगा उसे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हमेशा माइनस, ठीक है। एफ क्या है यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण, तो यहाँ पे mg लिख देते हैं। और आर आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि वेग के समानुपाती है, वेग के वर्गमूल के समानुपाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आर उस समय डिसाइड होगा कि क्या होगा। तो जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गति हो तो ये समीकरण है, और ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गति हो तो ये समीकरण है। दोनों में अंतर क्या है, बस नीचे की तरफ गति हो तो mg पॉजिटिव होगा और ऊपर की तरफ गति हो तो mg नेगेटिव होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ और ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ दोनों गतियाँ एक ही साथ सम्मिलित है। मतलब एक पत्थर को हम फेंकेंगे, वो पहले ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वही पत्थर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो दोनों जो कॉन्सेप्ट है उनका एक कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रण है उसके अंदर, ठीक है। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है वो। हाँ देखिए, मैंने एग्जाम्पल 3 नोट कर दिया है पूरा। एक भारी कण है और उसको एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध, जो प्रतिरोध अपन R से डिनोट कर रहे हैं, इसकी बात कर रहा है। ये जो प्रतिरोध R है वेग के समानुपाती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था जो R है वो कहाँ से डिसाइड होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ये आपको, ठीक है। तो यहाँ से डिसाइड हो रहा है कि जो R है वो वेग यानी स्मॉल v के समानुपाती है। यदि इसके गति के पथ के किसी बिंदु पर ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर इसके वेग क्रमशः u1 और u2 है, यानी जब हम कण को या भारी कण को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो एक बिंदु से होके गुजरेगा, और जब वही कण वापस जब लौट के आएगा तो उसी बिंदु से गुजरते हुए नीचे जाएगा। तो उस बिंदु पर जाते समय उसका वेग u1 था, जाते समय उसका वेग u1 था, और आते समय उसका वेग u2 हो जाएगा। जाते समय देखो गुरुत्वाकर्षण उसका विरोध करेगा तो हो सकता है उसका वेग थोड़ा कम रहेगा, और आते समय गुरुत्वाकर्षण उसको सपोर्ट करेगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो u1 स्मॉल होगा और u2 ग्रेटर होगा, यानी एक ही पॉइंट के लिए u1 जाते समय तो u1 वेग है उस पॉइंट पर, और उस वहीं से आते समय उस पॉइंट पर u2 वेग हो जाएगा। और v अंतिम वेग है, जब नीचे कोई वस्तु गिरती है तो वो अपने अंतिम वेग को प्राप्त कर लेती है, जैसे बारिश की बूंदें।
तो इस बिंदु को पार करके वापस इस बिंदु तक पहुंचने, यानी जाते समय इस बिंदु को पार करके वापस इसी बिंदु तक पहुंचने का जो समय है वो t है। तो सिद्ध कीजिए u1 प्लस u2 का योग gt होगा और v माइनस u2 बराबर ये होगा। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो देखिए जो पूरी कंडीशन है उसको मैं एक बार डायग्राम से समझा दूं आपको कि क्या कंडीशन हमारे पास एक कण है, भारी कण है जिसका द्रव्यमान m है। अब हम इस कण को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो ऊपर की तरफ एक पॉइंट नोट कर लेते हैं अपन, ये वाला। इस पॉइंट पर जाते समय इसका वेग कितना है? जाते समय इसका वेग u1 है। ठीक है, और फिर ये कण और ऊपर जाएगा और जाते जाते इसका वेग रुक जाएगा। एक क्षण के लिए इसका वेग रुक जाएगा, फिर यही कण वापस पलट के नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, जब वापस नीचे की तरफ आएगा, इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तब उस समय इसका वेग u2 हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है, और जब नीचे की तरफ गिरेगा तो इसका जो अंतिम वेग होगा वो v होगा। ठीक है, यानी अपने v वेग से अधिक को प्राप्त नहीं कर सकता ये। एक बात ये और कह रहा है कि इस बिंदु से जाते हुए और वापस इस बिंदु पर आते समय जो पूरा ड्यूरेशन है, इसमें इसको समय जो लगा है वो t समय लगा है। ठीक है, यानी ये पूरा जो समय है ये t समय लगेगा इसको आने में और जाने में। ठीक है, अब इसको मैं दो भागों में बांट लेता हूँ इस कंडीशन को। एक तो जाते समय की कंडीशन, ऊपर जाते समय की कंडीशन, ये यहाँ तक पहुँचा फिर रुक जाएगा, फिर वापस नीचे जब गिरेगा तो नीचे इस प्रकार गिरेगा। ठीक है, m द्रव्यमान का कण था, इस वाले पॉइंट पर जाते समय इसका वेग कितना था u1 और आते समय इसका वेग कितना है u2, लेकिन इसका वेग अधिकतम वेग से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, यानी u2 के बाद थोड़ा वेग और बढ़ेगा लेकिन फिर v वेग को प्राप्त कर लेगा और इससे अधिक वेग प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, जाते समय सपोज कीजिए, देखो ये ऐसे कह रहा है कि अब मतलब इस t की बात कर लेते हैं, स्मॉल t की। जाते समय और फिर यहाँ तक वापस आते समय स्मॉल t समय लगा, तो इसको भी मैं दो भागों में बांट लेता हूँ कि जाते समय t1 समय लगा, यानी t बराबर, यहाँ पे तो 0 है तो यहाँ पे t बराबर t1 समय लगा इसको यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, फिर यहाँ से वापस अपन गणना स्टार्ट करें तो यहाँ पे t बराबर 0 और यहाँ तक पहुँचने में इसे कितना समय लगा t बराबर t2 समय। ठीक है, तो इसका t1 समय और इसका t2 समय ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे t हो जाएंगे, यानी t बराबर क्या है t1 प्लस t2 है। t को हमने दो भागों में बांट लिया, एक तो जाने का समय और फिर एक आने का समय। अब देखिए यहाँ पे अपन को ये भी पता है कि u1 लेस देन है u2 से, u1 लेस देन है u2 से, क्योंकि जाते समय गुरुत्वाकर्षण विरोध करेगा तो u1 छोटा होएगा और आते समय गुरुत्वाकर्षण इसका सपोर्ट करेगा तो u2 वेग बढ़ता जाएगा तो u2 ग्रेटर होगा। तो जाते समय वेग कम था तो इसे यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा, और आते समय वेग अधिक था तो इसे यहाँ तक पहुँचने में कम समय लगेगा। तो यानी इस बार t1 बड़ा होगा और t2 छोटा होगा। ठीक है, लेकिन जाने की जो दूरी है h है और आने की जो दूरी है वो भी h है। दूरी तो सेम रहेगी, चाहे कितना ही वेग हो चाहे कितना ही टाइम लगे, दूरी तो वही है बिल्कुल। तो h सेम होएगा और वेग और समय में ये संबंध होएगा। अब देखिए, अब हमारे पास दोनों तरह की गति है, एक तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो वाली गति, उसमें ये वाला गति का समीकरण लग जाएगा, और आते समय भी हमारे पास गति की समीकरण, इसके अंदर हम यहाँ पे प्लस लग के जो अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला, ये गति का समीकरण लग जाएगा। तो दोनों में गति की समीकरण लिख लेता हूँ, यानी ऊपर की ओर गति की समीकरण और नीचे की ओर गति की समीकरण। गति की समीकरण कैसे लिखते हैं हम, mx डबल डॉट, फिर यहाँ पे mg आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो ऊपर की और गति की समीकरण क्या लिखेंगे अपन, mx डबल डॉट बराबर mg, और
जो प्रतिरोध है वो वेग के समानुपाती है, तो प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, ठीक है। और उसको अगर अपन n से गुणा करें तो ये बल बन जाएगा। और प्रतिरोध हमेशा विरोध करता है, ऊपर की तरफ जाते तो प्रतिरोध तो हमेशा विरोध करता है, चाहे नीचे की तरफ आओ तो भी प्रतिरोध विरोध करता है, और ऊपर की तरफ जाते तो mg भी विरोध करता है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ऐसे जब अपन इसका लिखेंगे तो यहाँ पर mg के आगे तो प्लस रहेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सपोर्ट करता है, लेकिन ये भी विरोध, ये तो विरोध ही करता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ और बताई हुई है कि जब अपन नीचे की तरफ आएंगे तो जो वेलोसिटी है वो v से अधिक नहीं होगी, ठीक है। तो जब वेलोसिटी v पर आकर रुक जाएगी, मतलब v के अनुसार चलेगी, यानी वेग एक समान हो जाएगा, तो उस समय त्वरण 0 हो जाएगा। जब वेग एक समान हो जाता है तो त्वरण 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अपन त्वरण 0 रख देते हैं और सारे m कट जाएंगे, तो g माइनस यहाँ पे वेलोसिटी रख देते हैं। तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, ये जो v है इसकी वैल्यू मिल जाएगी g/k। एक सेकेंड, k की वैल्यू मिल जाएगी अपन को g/v। अब इस k की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं, सारे m कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा k की जगह आ जाएगा g/v और ये स्मॉल v। और ये अपन k यहाँ पे रखें तो देखिए x डबल डॉट, सारे g कैंसिल, सारे m कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो हो गया त्वरण, ये भी त्वरण हो गया। ये त्वरण कौन सा है? ये त्वरण जब ऊपर की तरफ गति हो रही है तब वाला त्वरण है। ये त्वरण कौन सा है? जब नीचे की तरफ गति हो रही है। अब इसका मैं समाकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? त्वरण का जब भी समाकलन करते हैं तो वेग मिल जाता है, फिर वेग का समाकलन करते हैं तो दूरी मिल जाती है। तो पहले मैं इसको लेके चलता हूँ। एक्स डबल डॉट बराबर माइनस जी अपॉन कैपिटल वी स्मॉल वी, ठीक है। अब एक्स डबल डॉट को अपन क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, और वी को हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। इस वाले पद को अगर मैं इधर लिया हूँ तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो प्लस जी अपॉन वी, और ये वाला डी एक्स अपॉन डी टी, और बराबर में है माइनस का जी। अब देखिए रेखिक अवकल समीकरण बन रही है, इसको अगर अपन पी माने तो ये क्या है? डी पी अपॉन डी टी, तो ठीक है, तो डी पी अपॉन डी टी प्लस जी अपॉन वी, ये पी हो गया माइनस जी, ठीक है। तो रेखिक अवकल समीकरण बन रही है, इसके अंदर अपन इंटीग्रल आई एफ निकाल देते हैं। तो आई एफ कैसे निकाला जाता है? ए की पावर समाकलन पी डी एक्स, तो जी अपॉन वी, और डी एक्स की जगह क्या है? टी, तो यहाँ पे रख देंगे टी। अब इंटीग्रल फैक्टर को अपन किससे गुणा करते थे? डी एक्स अपॉन डी टी से गुणा करेंगे यहाँ पर, बराबर समाकलन इंटीग्रल फैक्टर को अपन किससे गुणा करते थे? इस तरफ, जो बराबर में क्यू होता था इससे, ठीक है। इसका समाकलन कर देते हैं अपन, तो इसका समाकलन इंटीग्रेशन एज इट इज़ यही आ जाएगा, और फिर इसका जो अवकलन है उससे डिवाइड कर देंगे, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वी है ऊपर सबसे ऊपर आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट मान लेते हैं C1। अब इसकी जब गति, अब कांस्टेंट निकालने के लिए अब क्या करते हैं? जो प्रारंभ में अपन को दिया होता है, तो स्टार्टिंग में हमें, जब हम अपन कौन सी चीज़ कर रहे हैं? ऊपर की तरफ गति, तो ऊपर की तरफ गति कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में देखो क्या दिया हुआ है? t बराबर 0 था, तो उस समय वेलोसिटी क्या थी? u1।
तो जब t बराबर 0 था उस समय वेलोसिटी dx अपॉन dt क्या थी, u1। तो dx अपॉन dt इसकी जगह तो u1 रख दो और t की जगह 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ g से तो g कैंसिल हो रहा है और इसकी जगह रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये v ऊपर आ गया, माइनस v प्लस c1। यहाँ से c1 मिल जाएगा मुझे u1 प्लस v। अब ये c1 यहाँ पुट कर देते हैं अपन, तो dx अपॉन dt बराबर c1 की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, u1 प्लस v, और साथ में मैं ये जो एक्सपोनेंशियल है इसका पूरी समीकरण में डिवाइड करूँगा। यहाँ से एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, यहाँ पे क्या था माइनस का v, यहाँ से भी एक्सपोनेंशियल हट जाएगा और c की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लग जाएगा, यानी पहले तो डिवाइड होगा फिर वो ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगी इसकी पावर। ये क्या आ गया मेरे पास, वेलोसिटी आ गई मेरे पास। ये कौन सा त्वरण है, जब ऊपर की तरफ गति हो रही है। ये कौन सा त्वरण है, जब नीचे की तरफ गति हो रही है। ये कौन सी वेलोसिटी आ गई, जब ऊपर की तरफ गति हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसका मैं वापस समाकलन करता हूँ तो मुझे x मिल जाएगा, यानी वेग का जब समाकलन करेंगे तो मुझे दूरी मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। त्वरण यहाँ तक आपने अगर समझ लिया, यहाँ तक अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद हम त्वरण का सिर्फ समाकलन कर रहे हैं तो हमें वेलोसिटी मिल रही है, फिर वेलोसिटी का समाकलन करेंगे तो हमें दूरी मिल जाएगी। अभी मैं इस वाले त्वरण पे काम कर रहा हूँ, यानी इसका समाकलन किया है, फिर बाद में इसका भी समाकलन करेंगे तो इसके भी वेलोसिटी और इसकी दूरी मिलेगी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का तो x हो जाएगा और dt को अपन इधर भेजेंगे तो इसका t के सापेक्ष हो जाएगा माइनस vt। इसका t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो इसका फिर अवकलन डिवाइड भी करेंगे और साथ में कांस्टेंट c2। अब c2 निकालने के लिए वापस प्रारंभ में चलते हैं। तो प्रारंभ में देखिए जब हम ऊपर की तरफ गति कर रहे थे t बराबर 0 पर, दूरी भी क्या थी 0 थी, फिर दूरी बढ़ना प्रारंभ होगी, यानी सारी सब कुछ यहाँ से मेजर हो रहा है t बराबर 0 से। तो जब अपन मूल बिंदु पर है, इसको मूल बिंदु मान के चलिए, यहाँ से गति स्टार्ट होती है। गति तो यहाँ से भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बुक वाले के क्वेश्चन के अनुसार उसने कहा इस बिंदु से t बराबर 0 मान के चलिए और वापस यहीं तक ही मेजर करना है, बाकी गति को मेजर नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या मानेंगे x बराबर 0, तो t बराबर 0 पर x बराबर 0। तो जब t बराबर 0 तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 रख देंगे, t यहाँ पे 0 रख देंगे और u1 प्लस v, और ये v ऊपर आ जाएगा और नीचे माइनस का g, और यहाँ t 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाता है प्लस c2। तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है c2 बराबर क्या हो जाएगा, ये वो नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये c2, इस c2 को वापस यहाँ पुट कर दूँ तो x बराबर ये v तो ऊपर आ जाएगा और माइनस जी नीचे रह जाएगा, और c2 की जगह ये पुट कर दो तो u1 प्लस v बटे जी। अब देखिए ये vt है। ठीक है, इसको मैं एक बार बॉर्डर कर देता हूँ। ये ऊपर की तरफ गति है। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या चाहिए, मैं ये जो h है इसको नापना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस h के लिए अपन क्या करेंगे, मतलब h क्या है दूरी, और हमारे पास दूरी का सूत्र आ चुका है। दूरी किस पे डिपेंड करिए, समय पे डिपेंड करिए, तो आप जो समय रखोगे उसकी दूरी आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल दूँ मैं आपको,
अब जैसे जो टी रखूँगा उस समय कितनी दूरी चल रही है वो आपको बता देगा ये वाला सूत्र। तो देखिए, मुझे तो ये वाली दूरी h नापनी है, तो मुझे तो ये पता करना है कि ये वाली दूरी कितनी है, ठीक है। तो मैं देखिए t बराबर क्या रखूँगा, t बराबर t1 रखूँगा, तो मेरे पास ये दूरी आ जाएगी। अब मुझे t1 नहीं पता t1 कितना है, तो देखिए जब t बराबर t1 होता है तो उस समय देखो जब कण जाता जाता लास्ट में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यानी यहाँ पर dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी वेग जीरो हो जाएगा। तो जब t बराबर t1 होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो ये उच्चतम बिंदु है, फिर वापस कण नीचे की तरफ गिरना चालू कर देगा। तो ये वाला जो सूत्र है वेग वाला, तो इसमें देखिए समीकरण 3 में जब t बराबर t1 है तब dx अपॉन dt जीरो है, ठीक है। तो समीकरण 3 में जब ये रख दो तो dx अपॉन dt जीरो रख दो, तो माइनस वी प्लस u1 प्लस वी, और t बराबर क्या रखना, t1, तो यहाँ t1 रख दो। यहाँ से आपको t1 मिल जाएगा। देखो माइनस वी उधर भेजेंगे अपन, माइनस वी उधर भेजेंगे और फिर ये इधर भेजेंगे, तो u1 प्लस वी, ये तो ट्रांसफ़र कर दिया दोनों का। फिर एक्सपोनेंशियल को इधर भेजेंगे तो लॉग की फॉर्म में आ जाएगा, तो माइनस जी अपॉन वी t1। और इसमें भी अगर दोनों तरफ मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर जो नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा वो किस पे असर दिखाएगा, इन पे, यानी लोग वो जो नेगेटिव है इसके पावर में आ जाएगा, पावर में आते ही ये क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से मैं t1 निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास t1 आ गया, यानी v अपॉन जी करके निकाल लूँगा, ठीक है। यहाँ से t1 आ गया, तो मेरे पास t1 की वैल्यू आ गई है। अब देखिए t1 की वैल्यू जो आ गई है वो मैं समीकरण 4 में रखूँगा। अभी जैसे मैं आपको कह रहा था ना, t रखते जाओ उसमें जो x है वो आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो जब t बराबर t1 होएगा, यानी समीकरण 5 से t1 की वैल्यू 4 में रखने पर, पाँच से t1 का मान 4 में रखने पर, तो जब t बराबर t1 हो जाता है उस समय x क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। तो x तो h हो जाएगा, और माइनस वी टी, यहाँ पे t1 की वैल्यू रख देंगे अपन। फिर इसके आगे आता है u प्लस वी इंटू वी, और जो नेगेटिव है वो यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल यहाँ से रख देते हैं अपन, ए की पावर ये जब आप रखोगे नेगेटिव में तो ये एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, v अपॉन u1 प्लस वी, ये आ जाएगा, और प्लस ये और नोट करना है ये वाला, ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो h बराबर अपने पास आ गया माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी, और यहाँ पर देखो वी स्क्वायर अपॉन जी, तो वी स्क्वायर अपॉन जी, और फिर ये v इससे भी गुणा होगा, और ये साथ में ये वाला, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो h बराबर v u1 अपॉन जी
माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी log u1 प्लस वी अपॉन वी। ये कौन सी दूरी है, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे उस वक्त की दूरी है ये। ठीक है, एक मैं काम और कर रहा हूँ मैं यहाँ से, जो हमारी समीकरण 5 आई है यहाँ से सब कुछ इधर ट्रांसफ़र करके मैं यहाँ से u1 की वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो एक्सपोनेंशियल इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर v ट्रांसफ़र हो जाएगा, और फिर ये माइनस v हो जाएगा, इधर u1 रह जाएगा। तो समीकरण 5 से u1 बराबर, और उस v को दोनों में v आएंगे तो उसको कॉमन ले लेंगे अपन, तो ये अपने पास रह जाएगा। ठीक है, समीकरण 5 से निकाला अपन ने, ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, और मतलब फिर ये v गुणा में आ जाएगा, ये v माइनस में आ जाएगा, तो ये v और ये v फिर कॉमन आएंगे, तो आपके पास ये वाली टर्म रह जाएगी। ये कौन सा u1 है, जब अपन ऊपर की तरफ गति कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो निकाली है मैंने जब अपन ऊपर की तरफ गति कर रहे हैं। अब हम नीचे की तरफ गति करेंगे, तब ये प्रोसेस हमें नीचे की तरफ फॉलो करनी है। अब नीचे की तरफ गति करें तो अब हमारा त्वरण क्या है, ये वाला। समीकरण 2 को मैं वापस यहाँ नोट कर रहा हूँ, एक्स डबल डॉट बराबर जी माइनस जी अपॉन वी और स्मॉल वी। फिर इसको वापस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर रख देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, इसका वापस अपन इधर पक्षांतरण करेंगे, फिर रेखीय का अवकल समीकरण लगाएंगे इसके अंदर। तो मैं अब आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ इसका जो सॉल्यूशन आएगा। सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पर पिछली बार जो अपन ने करा था वही काम अपन यहाँ वापस कर रहे हैं। अब देखो C3 कैसे निकालेंगे अपन। इस बार गति यहाँ से प्रारंभ हो रही है t बराबर 0 से। ठीक है, अब यहाँ पे इसको t बराबर 0 मान लेंगे, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या है, 0, क्योंकि जब कर्ण वापस पलट के इधर गति करेगा तो कहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विराम अवस्था से स्टार्ट हो रहा है, तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 0। तो जब t बराबर 0 तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 0। तो जब यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी 0 रख देंगे, ये 0 रख देंगे, तो C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये v उधर चला जाएगा तो माइनस का v। ठीक है, C3 बराबर क्या आ गया, माइनस का v। ये यहाँ पुट कर देंगे अपन, तो यहाँ माइनस v, तो v और v कॉमन आ जाएंगे, और एक्सपोनेंशियल का अगर अपन डिवाइड करें तो यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ इसका इन्वर्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये त्वरण तो ऊपर की नीचे की तरफ गति करता है, और ये जो वेग है ये कौन सा आ गया, नीचे की तरफ गति वाला वेग आ गया। ये कौन सा वेग है, जब नीचे की तरफ गति कर रहे हैं। अब इसका वापस समाकलन करेंगे अपन। हाँ देखिए, अब अपन नीचे की तरफ गति कर रहे हैं, ये वेग आ गया, इसका समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा x, और इससे समाकलन करेंगे तो यहाँ देखिए v, और फिर समाकलन करेंगे तो vt माइनस v, और इसका समाकलन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल रह जाएगा, और फिर इसके अवकलन से अपन डिवाइड करेंगे तो माइनस जी अपॉन वी, माइनस माइनस कैंसिल, और ये वी स्क्वायर और हो जाएगा। ठीक है, और एक कांस्टेंट में जुड़ जाएगा, C4 मान लेते हैं। अब C4 कैसे निकालेंगे, वापस यहाँ पे चलिए। जब t बराबर 0 था उस समय x बराबर 0, क्योंकि अब वो गति यहाँ से नाप रहे हैं अपन। ठीक है, तो जब t बराबर 0
तो x बराबर 0 रखने पर तो t 0 हो गया, x 0 हो गया। यहाँ पे t 0 रखेंगे तो ये हट जाएगा, क्यों 1 हो जाएगा ये। माइनस माइनस प्लस और वी स्क्वायर अपॉन जी, तो ये उधर जाएगा। तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी, यानी C4 की जो वैल्यू है वो माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगी। अब C4 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी एक्सपोनेंशियल जी अपॉन वी टी, और यहाँ पे रख देंगे वी स्क्वायर अपॉन जी। ये कौन सी दूरी आ गई, ये कौन सा x आ गया, जब अपन नीचे की तरफ गति कर रहे हैं तब। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये वाला h नापना है, ये कितना है, ठीक है, उस सूत्र से। तो जब t बराबर t2 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, है ना। जब t बराबर t2 हो जाएगा तो x बराबर h हो जाएगा, और t बराबर t2 हो जाएगा उस समय वेलोसिटी क्या होगी, u2 हो जाएगी। इसको 8 कह देते हैं, इसको 9 कह देते हैं, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है वहाँ पे t बराबर t2 रख दो और वेलोसिटी की जगह u2 रख दो, तो आपको यहाँ से t2 का मान मिल जाएगा। t बराबर t2 और वेलोसिटी u2 रख दो, तो u2 बराबर v माइनस v1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जी अपॉन वी t2। एक तो आपको u2 मिल गया यहाँ से, कौन सा u2, जब अपन उस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे वो वाला u2, है ना। एक आप यहाँ से t2 की वैल्यू निकाल लो, तो देखिए u2 अपॉन वी, फिर 1 में से माइनस करेंगे अपन, तो u2 तो हमें जो t2 मिलेगा वो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। आप इसको सॉल्व कर पक्षांतरण करके निकाल लेना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास t2 आ गया और u2 आ गया। अब जब t बराबर t2 होगा तो उस समय x क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये रख दो किस में, जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं उस समय x के समीकरण में, यानी समीकरण नंबर 9 में, इसके अंदर। तो x क्या हो जाएगा, h बराबर t बराबर क्या रखना है, t2 रखना है, तो v t2, तो यहाँ हो जाएगा ये t2 भी रखता जा रहा हूँ, उससे समीकरण को देखते जाओ। फिर एक्सपोनेंशियल है तो यहाँ t2 रखेंगे, तो एक्सपोनेंशियल और जो लोग है वो दोनों कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा v माइनस u2 अपॉन v और माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी। तो जब आप 9 में ही रखोगे ना तो ये मिल जाएगी आपको। ये कौन सा h है, ये जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं वो h है, ठीक है। तो अब देखिए हमें कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि चाहे हम गति ऊपर की तरफ करो चाहे नीचे की तरफ करो, जो h है वो तो सेम होना चाहिए। तो जब हम ऊपर की तरफ गति करें तो h मिला था, और हम जब नीचे की तरफ गति करें तो h मिला है। समीकरण 6 और समीकरण 12 ये दोनों h बराबर होने चाहिए, h बराबर h, अर्थात समीकरण 6 बराबर समीकरण 12, दोनों को इक्वल रख दो। तो दोनों समीकरण को मैं इक्वल रख रहा हूँ।
एक देखिए, एक v से ये वाला v कट जाएगा तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी। तो ये वी स्क्वायर अपॉन जी इस वाले वी स्क्वायर अपॉन जी से कट जाएगा, तो यहाँ क्या रहा, माइनस का वी यू टू अपॉन जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वी यू वन अपॉन जी, तो ये इधर जाएगा तो v अपॉन जी तो कॉमन आ जाएगा और ये नेगेटिव उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो u1 प्लस यू प्लस यू टू हो जाएगा। और ये लॉग की टर्म है, ये भी लॉग की टर्म है, ये इधर आ जाएगी, तो वी स्क्वायर अपॉन जी कॉमन आ जाएगा। और ये जो लॉग है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन, ये अपना n है। ये दोनों कैंसिल, यहाँ से g से g कैंसिल हो रहा है, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, v का पक्षांतरण उधर कर देंगे अपन, या v log u1 प्लस v माइनस u2 बराबर u1 प्लस u2, ठीक है। एक बार इसको 13 नंबर बोल देता हूँ समीकरण को। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, हमें ये सिद्ध करना था, एक तो u1 प्लस यू टू बराबर जी टी होना चाहिए और एक v माइनस यू टू बराबर ये होना चाहिए। तो मैं v माइनस यू टू निकाल लेता हूँ एक बार। तो u2 की अभी अपन ने वैल्यू फाइंड की थी, ये रही v1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जी अपॉन वी टी टू। ये माइनस v इस v से कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का v, यहाँ लिख देता हूँ प्लस का v एक्सपोनेंशियल माइनस जी अपॉन वी टी टू, ठीक है। इसको एक बार 14 नंबर कह देता हूँ। एक ही वाली चीज़ और फाइंड कर रहा हूँ, v प्लस यू वन, v प्लस यू वन। तो u1 भी हमने फाइंड किया था, ये रहा, तो v एक्सपोनेंशियल g अपॉन वी टी टू माइनस वन, t1 था यहाँ पे, ठीक है, माइनस वन। तो ये जब v इससे गुणा होगा इस v से कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा v एक्सपोनेंशियल g अपॉन वी t1। इसको 15 नंबर के देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर इसका डिवाइड करता हूँ, समीकरण 14 में समीकरण 15 का डिवाइड करता हूँ। तो v माइनस यू टू वी प्लस यू वन, तो इधर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसमें माइनस हो जाएगा, मतलब डिवाइड होगा फिर ये पावर इससे माइनस हो जाएगी, तो g अपॉन वी तो कॉमन आ जाएगा और t1 और t2 ऐड हो जाएंगे। अब t1 और t2 क्या था, टोटल समय था, यानी जाने का समय आने का समय, उसने कहा टोटल समय t मान लो। तो v माइनस यू टू बराबर, इसको इधर पक्षांतरण कर दूं, v प्लस यू वन एक्सपोनेंशियल माइनस जी अपॉन वी, और यहाँ t लिख देता हूँ। एक चीज़ तो ये प्रूफ करने के लिए कही थी इसने, प्रूफ हो चुकी है। देखिए ये वाली, ठीक है, ये बोली थी इसने प्रूफ करने के लिए। अब ये वाली जो चीज़ है समीकरण 16, इसको अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए u1 प्लस वी अपॉन वी माइनस यू टू, देखिए u1 प्लस वी माइनस यू टू, इसका उल्टा करके यहाँ पुट कर दो। 16 का मान 13 में रखने पर, तो देखिए क्या आएगा, v log, इसका उल्टा करके रखना है, मतलब ये जो चीज़ है इसका उल्टा करके रखना है, ठीक है। तो देखिए उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल जी अपॉन वी, इसको अपन टी लिख देते हैं, और बराबर में क्या है, u1 प्लस यू प्लस यू टू, लॉग से एक्सपोनेंशियल कट हो जाएगा, फिर क्या रहेगा, जी बट्टे वी, तो बट्टे में जो वी है वो वी से कैंसिल हो जाएगा, जी टी रह जाएगा, बराबर u1 प्लस यू टू। एक इसने ये प्रूफ करने के लिए कहा था, 17 नंबर एचपी, दो प्रूफ कर दिया अपन ने, ये दोनों बातें इसने प्रूफ करने के लिए कही थी। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा, ठीक है। बाकी अगली क्लास में देखते हैं।